नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। पांचवें चरण के लिए 20 मई को सोमवार को वोटिंग हुई है और लखनऊ में लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। इस मौके पर हमारे चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी ने भी अपना वोट डाला और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता दी। चैनल हेड जो है बृजमोहन सिंह रघुवंशी के साथ उनकी माताजी ने भी वोट डालने के लिए वो मतदान केंद्र में पहुंची और इस मौके पर उन्होंने सभी को मतदान के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि लोकतंत्र की मजबूती में हर एक वोट जरूरी होता है। घरों से निकले मजबूत और सशक्त सरकार बनाने में अपनी सहभागिता दर्ज कराएं। आप सोचिए, जो यहाँ के कर्मचारी हैं, जो लोग हैं, ये सुबह से सिर्फ इसलिए हैं कि हम सबको वोट डालना है। ये बेचारे इसलिए यहाँ मेहनत कर रहे हैं। तो मैं अपने सभी लोगों से, खासतौर से दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि वोट इम्पॉर्टेंट है और मैंने भी अपना वोट डाला है, क्योंकि आपके इस वोट को 5 साल में एक बार आपको मौका मिलता है, फिर सीधे या तो विधानसभा चुनाव में 2027 में मिलेगा। ये दोबारा मौका नहीं मिलेगा, तो कृपया वोट डालिए, क्योंकि अच्छी सरकार और बेहतरीन सरकार के लिए वोट डालना ज़रूरी है। और मेरी माताजी भी साथ में हैं और आप इनसे पूछ सकते हैं। मैम, आप भी वोट डाल के हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है हमको, अच्छी सरकार चाहते हैं। थैंक यू मैम। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने परिवार के साथ अपना वोट डाला। मृत्युंजय कुमार अपने परिवार के साथ लखनऊ के अपने बूथ में पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। इसी के साथ ही उन्होंने लोगों से भी मतदान में बढ़ चढ़कर वोटिंग करने की अपील की है। तो लखनऊ से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार हैं मृत्युंजय। उन्होंने अपने वोट का प्रयोग किया है, यानी मत का प्रयोग किया है। अपने पोलिंग बूथ पर पहुंच करके अपने परिवार के साथ वो वोट डालने पहुंचे और उसके बाद से अपना वोटिंग साइन दिखाते हुए आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। तो और लखनऊ में पादरी सचिन से खास बातचीत की हमारे चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी ने। इस पर बातचीत की और बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या कुछ खास रहा, आपको सुनाते हैं। डेवलपमेंट से कहीं दूर रखते हैं और इसलिए उनको कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार के साथ बहुत सारे सरोकार हैं और उनसे उम्मीदें हैं और उन्होंने उस उम्मीद के चलते वो उन पर अब दोबारा भी भरोसा करना चाहते हैं। और आज इन्हीं सब चर्चाओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं फादर सचिन सिंह। फादर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर। वेलकम, इट्स माय प्लेजर। थैंक यू वेरी मच आप सभी का और बृजमोहन जी आपका कि आपने ये न्योता हमें दिया कि आज मैं आपके सामने उपस्थित हो सकूं और कुछ बातें वार्तालाप कर सकूं। और इस चर्चा में बीजेपी नेता शबनम पांडे से भी खास चर्चा की गई। साथ ही कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने जो है शबनम पांडे से सवाल जवाब किए। पार्टी के समर्थन में लोग आते हैं जो चाहते थे कि कश्मीर हमारा हो जाए, मजबूती से हो जाए, 370 हट जाए। वो देखते हैं कि कश्मीर उनका हो गया। कोई सोचता था कि हमारा गांव दिल्ली से जुड़ जाए तो उनका गांव दिल्ली से जुड़ जाता है। कोई सोचता था कि हमारे शहर में बीमारू प्रदेश होता था, आज दूसरी आर्थिक व्यवस्था बन गई है। और इसी तरीके से भाजपा जिन प्रदेशों में है वहाँ मजबूती आ रही है। तो ट्विटर और एसी में राजनीति करने वाले निश्चित तौर पे आपको दिखेंगे, लेकिन जनता चुनाव हिंदू मुस्लिम के आखिर में क्यों आ जाता है? हर बार का चुनाव देखा जाता है, पहले मुद्दों की बात होती है, विकास की बात होती है, फिर धर्म की बात आ जाती है, आखिरी में हिंदू मुस्लिम पे क्यों आ जाता है? देखिए, हिंदू मुस्लिम में वो बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन मेरा ऐसा आकलन है कि ये चुनाव को धार्मिक तौर पे या जातीय तौर पे बदलने का काम विपक्ष करती है, क्योंकि उन्होंने लंबे समय से तुष्टीकरण की राजनीति की और उससे उन्होंने सत्ता संभाला।
पर अब उन्हें समझ में आ रहा है कि ये वो बार बार करके फिर से एक बार देखना चाहते हैं कि शायद हम जीत लें। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने मुस्लिम महिलाओं पे इतना काम किया या मुस्लिम वर्ग पर पूरी तरीके से देखा जाए, मुस्लिम धर्म के लोगों के पक्ष में तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए हमारे नेशनल हेड आपसे बात करेंगे। मैम, भाजपा से संबंधित तमाम आपने सवाल के उत्तर दिए, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से संजय जायसवाल जी ने आपसे बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे जो मुझे लगता है जिसका बड़ा विस्तारपूर्वक आपने जवाब दिया। देखिए, भाजपा की जब बात आती है ना, तो बहुत सारे लोगों के मन में इस बात को कयास भी है, और खासतौर से क्योंकि वो लोग वोट डालते हैं। अब हम अपने साथ में यहाँ पे महिला है, उनके पास भी लोगों से पूछवाएंगे क्योंकि आपने जो बातें कही वो कितनी प्रैक्टिकली वो है, उसके लिए भी हम जरूर इस बात को जानेंगे। ये हमारे साथ एक ऐसी महिला है जो दिन भर काम करती है, शाम को ये अपने परिवार को संभालती है। भाजपा की सरकार 2017 से यहाँ पे है। मैम, आप बताइए, आप अपना जो है ना दिन भर में देखता हूँ कि आप काम भी करती है, शाम को अपने परिवार को संभालती है। सरकार की क्या भूमिका हुई 2017 के बाद से अब तक? क्योंकि शबनम जी ने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जिसकी वजह से ये ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार सबसे बेहतरीन सरकार है। लेकिन आप क्या सोचती हैं, और आप इनसे कोई प्रश्न अगर पूछना चाहते हैं? मैं ये सोचती हूँ कि भाजपा सरकार अच्छी है हम लोगों के लिए, क्योंकि इससे पहले जो भी था हम लोगों ने पिछले सरकार को भी देखा था। तब भी हम बाहर निकलते थे, तब भी हम जॉब पे जाते थे, तब भी हम सारी चीज़ों को फेस करते थे। लेकिन आज के टाइम में जब से भाजपा सरकार है यूपी में, तब भी हम जॉब पे जाते हैं, करते हैं। जो हम फ्रीडम, जो हम चीज़ें फेस करते हैं, सोचते हैं, अभी महसूस करते हैं, वो पिछली सरकारों में हमने नहीं किया। अभी हम कहीं भी जाते हैं एकदम निधड़क जाते हैं, और चाहे कितनी भी टाइम हो जाए तो ऐसे में बिना हिचक के चली आती हूँ, बिना डर के। लेकिन पहले हम लोग ऐसा सोचते थे कि अरे चलो थोड़ा ये हो रहा है, थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है, थोड़ा ऑटो रिक्शा नहीं मिल रहा था, तो हम लोग थोड़ा हिचकते थे। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए ये सरकार हम महिलाओं के लिए तो काफ़ी अच्छा है हर स्तर पे। शबनम जी, कहीं ना कहीं प्रो वाले भी लोग यहाँ पे हैं, जो आपने बात कही वो कहीं सिद्ध नजर आ रही है, सही सिद्ध नजर आ रही है। मैं खासतौर से आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहता हूँ, क्योंकि इस सरकार पर यह भी बड़ा आरोप लगता है कि ये सरकार जो है, जो विपक्षी दल लगाते हैं कि मंदिरों की बातें करती है ज्यादा। और क्योंकि आपके साथ ये प्रश्न का जवाब आप दीजिए, क्योंकि आप भी यहाँ पर हैं, शबनम भी हैं और पांडे भी यहाँ पे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये सरकार सिर्फ मंदिर वाली है? तभी आप, क्योंकि आप काफी समय से इस पार्टी में हैं, आप उनकी तरह नहीं है जो कभी हरी सरकार में हुआ करती थी या नीली सरकार में। आपको सदैव कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता इस जरूर मिलती है यहाँ पे। इस पर क्या कहेंगे आपकी, जो लोग इस तरह का आरोप लगाते हैं कि ये सरकार सिर्फ मंदिरों की बात करती है? देखिए, सबसे पहली बात, अगर सरकार अपने सांस्कृतिक धरोहर को बचाने और बढ़ाने की बात करती है तो आप उसको किसी धर्म से जोड़कर मत देखिए। क्या अयोध्या में मंदिर है तो क्या अयोध्या वासियों को हम विकास से वंचित रखेंगे? आप समझिए, 5 दशक तक विपक्ष की सरकार रही। तकरीबन आजादी के बाद सबसे ज्यादा समय जो सरकार रही वो यूपीए की रही, और उसके बाद अयोध्या की दुर्गति हर कोई जानता है। अयोध्या वासियों को अगर कहीं जाना है या उनकी अगर आप अयोध्या गए हो इस सरकार के पहले, तो आप समझ सकते हैं कि किस स्थिति में वाराणसी, जो कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पूरे विश्व का रहा, शिव की नगरी रही, उसकी स्थिति आप देख सकते हैं। जितने भी धार्मिक स्थल थे उनकी स्थिति बद से बदतर हो गई थी। वहां के वासियों को भूल चूक जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनसे वंचित रखा गया था, ये कहते कि ये हिंदुओं का धार्मिक स्थल है। तो क्या हिंदू होना भारत देश में अपराध है? सनातन होना भारत देश में अपराध है? नहीं। किसी भी धर्म को आजादी है। भारत देश में हर धर्म के लोग रहते हैं और हर धर्म का बराबरी का दर्जा है, पर कहीं न कहीं वो धर्म के आड़ में विकास ना करने की उन्होंने ठान रखी थी। और ये सरकार अगर सनातन धर्म के जो धरोहर हैं, जो मंदिर है, उनका निर्माण कर रही है, उस शहर का निर्माण कर रही है, पुनर्निर्माण कर रही है, विकास की गति वहाँ पे विकास की गति बढ़ा रही है,
तो ऐसे में धर्म का आड़ लेकर उसकी आलोचना करना विपक्ष ने अपनी आदत बना ली है और इस बात को बेहतर समझते हैं। जिस समुदाय को वो बार बार कहते हैं, तुष्टीकरण करके सत्ता में आने की कोशिश करते हैं, आज आप देखिए अपनी साइकिल तो पंचर किया ही किया है, उनकी भी साइकिल वो पंचर करे हैं, उनको भी अशिक्षित रखा हुआ है, उनकी महिलाओं को 3 तलाक के नाम पर डराया करते थे। आपने शाहबानो केस देखा है, शाहबानो केस में देखिए उसको सुप्रीम कोर्ट से मेंटेनेंस मिल जाता है, पार्लियामेंट में ये पलट देते हैं। महिलाओं के अधिकार से महिलाओं को वंचित रखने का काम करते थे। तो वो कहीं ना कहीं सनातन धर्म का नाम लेकर कि ये केवल मंदिर की बात करते हैं, आलोचना करना चाहते हैं, पर अंदर दिल से आज जो हताश बैठे हैं, जो अपना प्रचार प्रसार बहुत तेजी से नहीं कर रहे, उनकी हताशा है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक एक शहरों को और एक एक गलियों को इस सरकार ने विकास की रफ्तार के साथ जोड़ा है। अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को उनकी आशा और आकांक्षाओं के साथ कहीं ना कहीं क्या लग रहा है इस बार 4 जून को क्या होगा? इस बार 4 जून को फिर से हमारी सरकार आ रही है। प्रधानमंत्री जी ने अगले 100 दिन के जो कार्य है उनके कैबिनेट के, उसकी भी रूपरेखा बना ली है और हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। और क्यों आश्वस्त है, उसकी एक ही बात है कि सुशासन, देश के विकास की रफ्तार को बढ़ाने वाली सरकार, देश में स्थिरता देने वाली सरकार और विश्व में मजबूती से विश्व पुरुष की तरफ बढ़। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि मोदी सरकार ने सरकारी ऑफिसों में बरसों से पड़ा फालतू सामान बेचकर कई 100 करोड़ रुपए इकट्ठा किए और लाखों वर्ग फुट जगह खाली कर ली। इस सफाई अभियान के दौरान कबाड़ हटने से 88 लाख वर्ग फीट जगह खाली हो गई और कबाड़ बेचने से कई 100 करोड़ रुपए का लाभ हुआ, सो अलग। गौर करने वाली बात यह है कि ये कचरा कोई महीने 2 महीने का नहीं था, बल्कि बरसों बरस से पड़ा हुआ था। दोस्तों, ये खबर पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में एक अलार्म सा बजा। एक आइडिया जो ज़िंदगी बदलने वाला विज्ञापन मेरे जहन में घूमने लगा। मैं सोचने लगा कि क्या हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। तो वहीं अभिनेत्री प्रकृति चंद्रा से खास बातचीत की हमारे ब्यूरो हेड सपना चारण ने। इस चर्चा में काफी मुद्दों को लेकर बातचीत की गई। इस चर्चा में क्या कुछ खास रहा, आपको सुनाते हैं। हमारे कार्यक्रम द वाइब्रेंट भारत महायुद्ध 2024 को लेकर हमने बातचीत की। हमारे साथ बहुत सारे गेस्ट मौजूद रहे। यहाँ पर सबसे अलग अलग विषयों पर बातचीत की। हमने पॉलिटिक्स को लेकर बातचीत की और भी अलग विषयों पर बातचीत की। उसी क्रम में हमारे साथ प्रकृति चंद्रा, जो कि अभिनेत्री हैं, जिनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मुंबई में अभी ऑलरेडी चल रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अपने इन प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा बताइए, अपने करियर के बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताइए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मेरा नाम प्रकृति चंद्रा है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मैं लोगों को मोटिवेट करती हूँ कि 10 के बाद लाइफ डोनेट करने के लिए, और ये मैं तब से कर रही हूँ जब से मैंने 4.5 साल की थी। और आज मेरे एक एफर्ट्स की वजह से हंड्रेड्स ऑफ फॉरेनर लाइव्स इस दुनिया को देख पा रहे हैं, जिसके लिए मेरा नाम इनका बुक ऑफ रिकॉर्ड्स चॉइस इसमें आ चुका है। इसके अलावा मुझे बचपन से एक्टिंग का बहुत शौक था और फाइनली अब मैं बॉलीवुड में मेरा म्यूजिक वीडियो आ गया है और मैं एक स्टाइलिश एक्टर बन गई हूँ एंड मैं एक डांसर हूँ और मैं एनिमल्स को भी बहुत पसंद करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। तो मेरी एनजीओ है जिसमें मेरे सारे बच्चों के लिए बहुत सारा कैंप्स चल रहे हैं। अलग अलग प्रोफाइल के लोगों से हमने आज बातचीत की। तो जैसे कि आप एक्टिंग करती हैं और साथ साथ आपने बताया सोशल वर्कर भी आप हैं। हम लोग इलेक्शंस को लेके बातचीत कर रहे हैं, लोकसभा 2024 को, उस पर आपकी क्या सोच है, क्या कहेंगे? मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये लखनऊ शहर में हो रहा है और मैं स्पेशली मुंबई से
अप्लाई करके मैं और मेरा भाई लखनऊ आए हैं ताकि हम अपना वोट कास्ट कर सकें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस देश या किसी भी देश के लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपने देश की बागडोर किस इंसान के हाथों में सौंप रहे हैं। पैदा होते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, नौकरी करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद हम अपना रिटायरमेंट प्लान करने लगते हैं। बट हमने उस शहर या उस देश के लिए क्या किया जहाँ पे सुविधाएं बढ़ गई है, लड़कियां, बेटियां, चाहे आप सैनिटरी नैपकिन की अवेयरनेस के लिए करिए, जन औषधि केंद्र बनाए उन्होंने, सस्ती दवा दी, बेस्ट क्वालिटी दवा दी, मतलब हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इजी बनाया। सिर्फ औरतों के लिए नहीं, आदमियों के लिए भी, बच्चों के लिए, यूथ के लिए, अभी क्रिएटर्स मीट कराई। मतलब एक ऐसा इंसान जो इस उम्र पे भी अपना टाइम, अपना बॉडी, अपना एफर्ट सब दांव पे लगा के हमारे लिए काम कर रहा है ताकि हम सबकी लाइफ बेटर हो। तो हमारा तो इतना सफर करना है ना कि हम जाके उनको जिताएं, तो हमें बिल्कुल ये करना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है, अगर हम सीटों की बात करें तो बहुत लार्ज अमाउंट है सीट्स में भी। तो अगर हम बात करते हैं मुंबई की और उत्तर प्रदेश की, आपको दोनों में से क्या बेटर लगता है और क्या क्या चीज़ दोनों की बेटर लगती है, उसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, ये चुनाव करना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि लखनऊ मेरी जन्मभूमि है, मुंबई मेरी कर्मभूमि है, तो मुझे दोनों जगह बहुत अच्छी लगती है। मैं बहुत खुशी महसूस करती हूँ कि मैं लखनऊ शहर में हूँ, और मैं वहाँ पे भी जाके बहुत गर्व से कहती हूँ कि हाँ, हम यूपी वाले हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं यूपी वाले, अपना सारा काम कराना आता है। और मुंबई के लोग बहुत अच्छे हैं, मुंबई बहुत प्यार देता है। आप मतलब ये बस आपके दिल की बात होती है, आपकी फीलिंग्स की बात होती है कि वही इंसान आपके लिए अच्छा और दूसरे के लिए खराब, वही शहर आपके लिए अच्छा और दूसरे के लिए खराब। आप जो किसी को प्यार देंगे ना, आपको प्यार मिलेगा। आप दूसरों के लिए सोचेंगे, आप दूसरे आपके लिए सोचेंगे। मोदी जी ने क्या कहा, ये पूरा देश मेरा परिवार है। तो आप कहीं पे भी जाएंगे, आपके परिवार जन मिलेंगे ना आपको। तो मेरे लिए क्या मुंबई, क्या लखनऊ, दोनों मेरे लिए समान है। स्पेसिफिकली एक्टिंग फील्ड की अगर हम बात करें, उसमें अगर आप गवर्नमेंट से चाहेंगे तो क्या चाहेंगे कि ये इम्प्रूवमेंट्स आए, ये चेंजेस हैं, कुछ क्या बेनिफिट्स आपको होना चाहिए एक्टिंग फील्ड में गवर्नमेंट की तरफ से? जैसे कि अभी बात करें तो नोएडा में भी नई फिल्म सिटी लेकर आ रहे हैं योगी जी, उस पर भी अगर आप कुछ कहना चाहें। वो तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है नोएडा फिल्म सिटी, क्योंकि क्या हुआ था कि पूरे भारत देश में जिस भी इंसान का ये सपना होता था कि हमें बड़ी स्क्रीन पे अपने आप को देखना है, तो सबको अपनी जड़ें छोड़ के मुंबई शहर जाना पड़ता था। बट अब जब से यहाँ पे, और यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि मोदी सरकार ने सरकारी ऑफिसों में बरसों से पड़ा फालतू सामान बेचकर कई सौ करोड़ रुपए इकट्ठा किए और लाखों वर्ग फुट जगह खाली कर ली। इस सफाई अभियान के दौरान कबाड़ हटने से 88 लाख वर्ग फीट जगह खाली हो गई और कबाड़ बेचने से कई सौ करोड़ रुपए का लाभ हुआ, सो अलग। गौर करने वाली बात यह है कि ये कचरा कोई महीने 2 महीने का नहीं था, बल्कि बरसों बरस से पड़ा हुआ था। दोस्तों, ये खबर पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में एक अलार्म सा बजा। एक आइडिया जो जिंदगी बदलने वाला विज्ञापन मेरे जहन में घूमने लगा। मैं सोचने लगा कि क्या हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही नहीं चल रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि खबरों में आगे बढ़ते हुए आचार्य विजय शर्मा ने खास बातचीत की हमारे ब्यूरो हेड सपना चारण से। इस चर्चा में उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। 2024 को लेकर है, आपका क्या एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करें, आपको क्या लगता है, क्या कहना है आपका 2024 का इलेक्शन किस तरफ बाजी मारेगा? पे हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं कि लोगों को कम से कम संध्या आरती के समय मंदिरों में पहुंचना चाहिए, खुद पहुंचे। ये एक बड़ी बात है, इस पर मुझे लगता है तालियां जरूर बजनी चाहिए, क्योंकि सच में संध्या के समय पे हमें आरती जरूर करनी चाहिए, क्योंकि देखिए ईश्वर
अपने आप में गुरु जी मुझे लगता है वो हमारे मन में भी है, लेकिन हाँ ये बात भी सही है कि वो पवित्र जगहों पे है। इसलिए मुझे लगता है संध्या आरती चाहे हम अपना मंदिरों में या घर में जरूर करनी चाहिए। और अब सपना जी मेरा आपसे एक अनुरोध ये है कि अब आप अपने प्रश्न सेशन को वाइंड अप करें, फिर लास्ट सेशन हम शबनम जी के साथ करेंगे, उसके बाद से सीधे लंच के लिए हम लोग अग्रसित होंगे और फिर उसके बाद हम सेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज आप अपना प्रश्न के साथ वाइंड अप करें। सर दो सवाल अभी आपसे, एक पॉलिटिकल और एक नॉन पॉलिटिकल। पहला सवाल, उत्तर प्रदेश में इस समय हम बैठे हैं तो योगी आदित्यनाथ जी की बात नहीं हुई एस्ट्रोलॉजी की, देखिए उनके बारे में मैं जानना चाहूंगी कि उनकी एस्ट्रोलॉजी क्या है। देखिए एक चीज समझ लीजिए कि मैं गोरखनाथ मंदिर भी गया और मैंने बहुत कुछ रीड किया, और शायद हमारे पास तो पता नहीं कई लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है कि गोरखनाथ मंदिर में एक रूम है, काफी बड़ा एक हॉल है, जहाँ पे योगी जी के पहले के जो भी जितने भी लोग थे उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं। मेरे को बड़ा ताज्जुब लगा क्योंकि एनर्जी को थोड़ा सा इस फील्ड से जुड़े होने की वजह से थोड़ा सा समझ सकते हैं। जब मैं उस रूम में गया जहाँ पर उनकी खाली मूर्तियां लगी हुई थी, तो वहां पे एनर्जी का लेवल इतना जबरदस्त था कि पूछिए नहीं। योगी जी जहाँ से जुड़े हुए हैं, सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, उस सनातनी के अंदर एक इंट्यूशन पावर है जिसकी वजह से हमको ऐसा लगता है, क्योंकि शायद उनकी डेट ऑफ बर्थ 5 नंबर है न्यूरोलॉजी के हिसाब से, वो जो इंट्यूशन पावर है उस और नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली है उसको अगर हम देख रहे हैं, मेरे हिसाब से तो नरेंद्र मोदी जी का जो ये नारा है और जो कॉन्फिडेंस है 400 प्लस का, 400 पार का, वो पूरा होता वो पूरी तरीके से दिख रहा है। जुझारू आदमी है, उनकी लग्न वृश्चिक है, वृश्चिक राशि के हैं, और जैसा कि पहले भी शायद इसी चैनल में हमने कहा है कि शनि की जो स्थिति है, क्योंकि शनि ही सबको बनाता है और बिगाड़ता भी है, तो शनि देव की जो पोजीशन है उसको देखते हुए भी नरेंद्र मोदी जी हमको पूरी तरीके से लीड करते हुए दिख रहे हैं। और हो सकता है कि हमारे नॉर्थ इंडिया में इस साइड में कुछ सीटें हो सकता है कम हो, लेकिन हमें पूरी तरीके से विश्वास है कि दक्षिण में और उस साइड में काफी कुछ सीटों में बढ़ोतरी होनी है। तो जीत तो नो डाउट नरेंद्र मोदी जी की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, इस बात की तो बहुत बड़ी संभावना है। एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात कर रहे हैं तो एस्ट्रोलॉजी में ऐसा नरेंद्र मोदी जी की कुंडली देख के कई आचार्यों ने, कई पंडितों ने ये बताया कि उनकी 10 साल की दशा थी, तो क्या वो 10 साल की दशा अभी भी चल रही है या वो खत्म हो गई है या आगे किस तरह से? वो 100% चल रही है और वो अभी चलेगी, और हमको लगता है कि अब की बार कुछ कोविड वगैरह की वजह से उन्हें काम करने का मौका कम मिला है, और अभी तो फिलहाल ये लीड करेंगे ही करेंगे, और कोई ताकत नहीं है, बल्कि लीड भी करेंगे। और शायद जो आने वाला, क्योंकि भारत का जो लग्न है वो भी वृष लग्न है और कर्क राशि है, तो अगर भारत की कुंडली को भी देखते हैं तो ये जो आने वाले जो 5 साल हैं वो भारत के लिए बहुत जबरदस्त अच्छे हैं। आचार्य जी, ये साल शनि का साल क्यों कहा जाता है? एक्चुअली हर साल हम लोग किसी को मंत्री और किसी ग्रह को राजा बनाते हैं, तो अब की बार शनिदेव खुद मंत्री हैं, तो शनिदेव बहुत अच्छे से न्याय करेंगे। जैसा कि हम पहले भी कहे हैं कि शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है, और सबसे बड़ी बात है कि शनि कर्म के देवता हैं, कर्मों के हिसाब से काम करते हैं, लेकिन जैसा टीचर कहेगा काम तो वैसा करेंगे, और टीचर जो है वो देवगुरु बृहस्पति है, तो जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी जी को देवगुरु बृहस्पति के साथ के आए हैं ऊपर तक। बहुत भ्रमण किया है भारत में, हमने उनके बारे में बहुत स्टडी भी किया है। बहुत भ्रमण करने के बाद वो एक एक चीज, एक एक भाषा, क्षेत्र की भाषा, ठीक है ना, वो अभी कहीं हम देख रहे थे, लिट्टी चोखा भी जानते हैं, ठीक है ना। तो नरेंद्र मोदी जी के सामने पहली चीज तो राहुल गांधी जी आएंगे ही नहीं, आ ही नहीं सकते। राहुल गांधी जी सिर्फ एक काम कर सकते हैं, भीड़ जुटा सकते हैं, ठीक है ना, और बाकी राजयोग नहीं है उनके अंदर। मैं यहाँ पे सपना जी खासतौर से क्योंकि हमारे साथ
बड़ा दिलचस्प जो एस्ट्रोलॉजी का सेशन है सर। हालांकि लोग जो है पैसा नहीं खर्च करना चाहते और मतलब पूरे मजे लेना चाहते हैं, लेकिन और अपने जीवन के बारे में भी आपसे बहुत कुछ जानना चाहते हैं। सर यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं, मैं उनसे अपना उत्तर प्रदेश देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।